Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel. So we are meeting again and this time with a new topic. So in our previous series we had discussed about vitamins. So from today onwards we will be starting our new topic and that is human health and diseases. So let us start with the definition of health. So अगर आप health को देखते हैं तो आप बहुत सारी डेफिनेशंस पाओगे इसकी। इंटरनेट पे आप सर्च करो, बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। बुक्स आप सर्च करो, एनसीईआरटी वगैरह जो भी है, सब में अलग अलग डेफिनेशन लिखी होगी। लेकिन जो एक वर्ल्डली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डेफिनेशन इसकी एक्सेप्ट की गई है, दैट इज़ पुट फोर्थ बाय WHO, मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है दैट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हम उसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। और अगर एग्जाम में भी आएगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन पुट फोर्थ बाय WHO, तो आपको यही याद रखनी है। ठीक है, तो WHO कैसे हेल्थ को डिफाइन करता है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। फर्स्ट, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिजिकल फिटनेस, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मेंटल फिटनेस। दूसरे नंबर पे क्या आती है? मेंटल फिटनेस। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आती है दैट इज सोशली एक्टिव। एक बंदा सोशली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलबींग उसकी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तब उसको हेल्दी कहेंगे हम। एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नेसेसरीली नहीं है कि वो बंदा हेल्दी है, बल्कि क्या होना चाहिए? एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो फिजिकली क्या हो? ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, एक तो पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलबींग उसकी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सोशली ऑकवर्ड पर्सन को हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। ठीक है, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा हेल्दी है, बल्कि वो 3 क्राइटेरिया फिट करना चाहिए। एक तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी? WHO ने। 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस। ठीक है, एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन, मोस्टली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो ये हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज पुट फोर्थ बाय WHO। उसके बाद अगर आप देखोगे कि WHO का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसी तरह WHO की भी क्या है? अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने एक सेट ऑफ रूल्स है। उन रूल्स में WHO ने राइट टू हेल्थ को रिकॉग्नाइज किया है एज ए फंडामेंटल राइट। क्या किया है? जो हमारा राइट टू हेल्थ है दैट इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1948 में। ठीक है, जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1948 में, अकॉर्डिंग टू दैट राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, पहले आपने डेफिनेशन याद रखी, वो भी WHO की। उसके बाद WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1948 का, वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सीधा साधा पॉइंट लिखा है कि गुड एक्टिविटीज़ प्रमोट हेल्थ। क्या? जो अच्छी आदत होती है या अच्छे काम होते हैं उनसे हमारी हेल्थ प्रमोट होती है, हमारी हेल्थ बरकरार रहती है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज है, एडवोकेट स्लीप है। ठीक है, एडुकेट स्लीप मतलब 8 आवर्स स्लीप अगर आप दिन भर लेते हो, मतलब 24 आवर्स, 8 आवर्स पर
24 आवर्स अगर आप स्लीप लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो गुड एक्टिविटीज़ प्रमोट हेल्थ, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे आगे देख लेते हैं। बैड एक्टिविटीज़ पोज रिस्क टू हेल्थ, जिनमें क्या आता है, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, अच्छी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा। तो चलिए आगे आगे हम देख लेते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूडीएचआर की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या है यूडीएचआर का फुल फॉर्म? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप पहले इसकी ये फुल फॉर्म लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, विच वाज साइंड बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। किन्होंने ये साइन किया था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने यूडीएचआर को साइन किया था, ठीक है। कब किया था? इन द ईयर 1948, ठीक है। किस ईयर में? 1948 में। अगर आप एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट याद रखोगे तो वो है 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर को साइन किया गया। क्या किया गया? साइन किया गया बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन ऑन 10 दिसंबर 1948, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट है क्या, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, तो यूडीएचआर जो है इसमें है एक प्रीएम्बल। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक प्रीएम्बल है, वैसे ही यूडीएचआर का भी अपना एक प्रीएम्बल है, और प्लस उसके साथ है 30 आर्टिकल्स। कितने? 30 आर्टिकल्स, ठीक है। तो क्या है इसके साथ? एक प्रीएम्बल है इसका, और ये है 30 आर्टिकल्स इसके साथ, ठीक है। उन आर्टिकल्स में जो है हमारा आर्टिकल 25, क्या है? आर्टिकल 25 वो हमें बोलता है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवोकेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, ठीक है। तो जो आर्टिकल 25 है यूडीएचआर का, ये भी राइट टू हेल्थ को क्या करता है? राइट टू हेल्थ को रिकॉग्नाइज करता है एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। जो भी पर्सन या ह्यूमन बीइंग इस धरती पर रहता है, इस अर्थ पर रहता है, तो उसके लिए राइट टू हेल्थ क्या है? एक यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये बोलता है कि हर एक का ये राइट है कि उसको क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें क्या क्या आता है? फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ठीक है। तो आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर दैट रिकॉग्नाइजेज राइट टू हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 10 दिसंबर 1948 को ये साइन हुआ था ये यूडीएचआर का डॉक्यूमेंट। इसलिए अगर आप देखोगे 10 दिसंबर, क्या 10 दिसंबर को रिकॉग्नाइज किया, ऑब्जर्व किया जाता है एज ह्यूमन राइट्स डे। क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमन राइट्स डे पर एवरी ईयर, ठीक है। हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो क्या करता है? अंडर आर्टिकल 25 इट रिकॉग्नाइजेज राइट टू हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी राइट टू हेल्थ को रिकॉग्नाइज करता है एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 21। अगर आपने आर्टिकल 21 डिटेल में पढ़ा है तो आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट रिकॉग्नाइजेज राइट टू हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 12
टू आर्टिकल 35। क्या है? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दे ऑल डील विथ फंडामेंटल राइट्स। किसके साथ ये डील करते हैं? 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स। और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू हेल्थ को रिकॉग्नाइज करता है एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली ऑन 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल हर साल क्या किया जाता है? एज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये 7 अप्रैल क्यों चुना गया है इसके लिए अभी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। अब मेरा आपके लिए एक होमवर्क है, पॉइंट है, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 क्या था। ठीक है, 2024 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे था जो कि 7 अप्रैल 2024 को ऑब्जर्व किया गया था, उसका थीम क्या था। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना। तो चलिए आगे इसके बाद हम देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, एक नज़र डालते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो पहला चीज़ जो आपको याद रखना है वो है कि फाउंड कब हुई थी, कब फॉर्म हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1948। ठीक है, किस साल में इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1948 में, वो भी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसीलिए 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल ईच ईयर। ठीक है, तो क्योंकि उस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी किस साल में? 1948 में। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर आप हेड क्वार्टर्स देखोगे वो है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सो हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लोकेटेड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसका रोल देख लेते हैं कि यूनाइटेड ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। इट इज़ अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, इट प्रमोट्स पब्लिक हेल्थ एट इंटरनेशनल लेवल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो उसके बाद चलिए दूसरा रोल देख लेते हैं। एड्रेसेस ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पेंडेमिक्स सच एज कोविड-19। दूसरा जो रोल इसका है वो क्या है कि ये एड्रेस करता है ग्लोबल हेल्थ इश्यूज को। अगर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोई भी हेल्थ इशू क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, हेल्थ इशू कोई भी आता है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो उसको कौन एड्रेस करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके रिलेटेड गाइडलाइंस इशू करता है, SOPs इशू करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इशू करता है। ठीक है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है, अपने एफर्ट्स डालता है, तो वो कौन है? दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि कब फॉर्म हुई थी, हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है और रोल इसका क्या है। ठीक है, किसकी स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, DWB जिसको हम सिंपली कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी थी ऑन 22 दिसंबर 1971। कब बनी थी? 22 दिसंबर 1971 को। ठीक है, कब कहाँ पे बनी थी? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस में बनी थी क्या? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
हेड क्वार्टर्स जो है इसके ग्लोबल हेड क्वार्टर्स दैट आर लोकेटेड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है वो? जेनीवा स्विट्जरलैंड में। तो चलिए रोल देख लेते हैं कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रोल देख लेते हैं। रोल इसका है इट इज़ एन एनजीओ। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है दैट इट इज़ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स मेडिकल असिस्टेंस, जो कि मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज। कहाँ पे? डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज में, ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई डिजास्टर आया हो, लेट अस सपोज किसी जगह फ्लड आया हो या किसी जगह किसी साइक्लोन ने क्या किया हो, हिट किया हो, या अर्थक्वेक किसी जगह पे आया हो, ठीक है। तो वहाँ पर ये अपनी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कौन? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। एंड इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय एंडेमिक डिजीजेज, या ऐसी कंट्रीज में ये मेडिकल केयर प्रोवाइड करती हैं जहाँ पर क्या होगी? एंडेमिक डिजीजेस का अटैक हुआ हो, ठीक है। जहाँ पर कोई एंडेमिक डिजीज ब्रेकआउट हुई हो, ठीक है, वहाँ पर ये अपना क्या प्रोवाइड करते हैं? मेडिकल केयर एंड हेल्प, ठीक है। कौन? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये क्या है? एनजीओ, ठीक है। इसी से एक यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से ही एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओबेसी बात है, ये किससे रिलेटेड होगा? जर्नलिज्म से, ठीक है। रिपोर्टर्स किससे रिलेटेड है? जर्नलिज्म से, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि सेम जगह पे बनी थी। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये भी वहीं सेम जगह पे बनी थी, पेरिस में, ठीक है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। तो क्या रोल है इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का? तो प्रमोट एफिशिएंट रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ये एफिशिएंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स भी जारी करता है, अगर आपको याद होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। हर साल ये अपना एक इंडेक्स जारी करता है, तो डिफरेंट कंट्रीज को रैंक, या डिफरेंट कंट्रीज का जो मीडिया है उनको ये रैंक करता है इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ गुड जर्नलिज्म, कि कौन सी कंट्री की जर्नलिज्म सबसे बेस्ट है। और आपको मतलब ये क्या शौक नहीं लगना चाहिए कि भारत की मीडिया कंटिन्यूअसली इसमें 142वें नंबर पे आती है, ठीक है। 142वें नंबर के आसपास उनका रैंक आता है, ठीक है। तो कौन सा इंडेक्स से जारी करती है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है। कौन कौन? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और अगर आप साथ में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो चलिए आगे, इससे आगे हम चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं दो टर्म्स में पहले डिफरेंस। एक है एपिडेमिक। क्या है एक टर्म? एपिडेमिक, और दूसरी टर्म है पेंडेमिक। क्या है? एक टर्म है एपिडेमिक और दूसरी टर्म है पेंडेमिक। चलिए इन दो में मतलब समझते हैं, सुनिए। एपिडेमिक क्या होता है? एन एपिडेमिक इज ए डिजीज आउटब्रेक दैट ओकर्स विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। मतलब ऐसा डिजीज आउटब्रेक जो किसी स्पेसिफिक एरिया में हुआ होगा, ठीक है। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। आपको याद होगा जब कोविड-19 ब्रेक हुआ, कोविड-19 का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था कोविड-19? वुहान, चाइना। कहाँ से? वुहान सिटी, चाइना से ये ओरिजिन हुआ था इस वायरस का, कोरोना वायरस का, ठीक है। जब तक ये कोरोना वायरस लिमिटेड था या वहीं पे था, कहाँ पे? वुहान, चाइना में, जब तक ये इन्फेक्शन सिर्फ उसी जगह पे फैली हुई थी। कहाँ पे? एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन में, ठीक है, या एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, तब तक हम इसको कहेंगे एपिडेमिक। क्या कहेंगे? एपिडेमिक। इसीलिए मैंने एपिडेमिक की डेफिनेशन में लिखा है, एन एपिडेमिक इज ए डिजीज आउटब्रेक दैट ओकर्स विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ऑकर होती है, ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल भी अगर आप याद रखोगे, मलेरिया इज एंडेमिक टू पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मलेरिया कहाँ पर एंडेमिक है? पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में, ये वहीं पे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। पूरी दुनिया में ये
अफ्रीका से नहीं फैला, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। इन कंट्रास्ट अगर हम देखेंगे पेंडेमिक, क्या देखेंगे? पेंडेमिक। तो पेंडेमिक को हम बोलते हैं पेंडेमिक इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स टू मल्टीपल एरियाज और एंटायर ग्लोब। अगर यही एपिडेमिक डिजीज अब दूसरे एरियाज में भी क्या होती हैं? फैल जाती हैं, ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे पेंडेमिक, ठीक है। जैसे कि कोविड-19, जब वुहान सिटी से कोरोना वायरस बाहर आया और पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया, तो तब इसको WHO ने डिक्लेयर किया था क्या? एज पेंडेमिक, ठीक है। ऐसे ही यूं ही पहले ही नहीं किया था, तब किया था जब ये मोस्ट कंट्रीज में फैल चुका था, ठीक है, तब WHO ने एक गाइडलाइन जारी की थी और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वी आर डिक्लेयरिंग कोरोना वायरस एज पेंडेमिक, ठीक है, या कोविड-19 को हम पेंडेमिक डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगहों पे बहुत जियोग्राफिकल एरिया इसने तब तक कवर किया था, बहुत जियोग्राफिकल एरिया को इसने तब तक अपनी लपेट में लिया था, ठीक है। आई होप आपको एपिडेमिक और पेंडेमिक में आप डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हेल्थ पर मतलब इफेक्ट पड़ता है, जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। पहला है एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। एक एजुकेटेड बंदा ही ऐसा है, एक पढ़ा लिखा बंदा, एक नॉलेजेबल बंदा ही ऐसा बंदा है जिसको पता होगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ क्या है मेरे सेहत के लिए हार्मफुल है और कौन सी एक्टिविटीज मेरी सेहत के लिए मुज़िर है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड लिटरेसी ऐसा पहला फैक्टर है जो कि हेल्थ को डिटरमाइन करता है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज इनकम एंड सोशल स्टेटस। क्या है सेकंड फैक्टर? इनकम एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। दूसरा मतलब किसकी आमदनी कितनी है और सोशल स्टेटस उसका कैसा है, ठीक है, वो अपनी हेल्थ का किस हिसाब से ध्यान रख पाएगा, कैसी उसकी इनकम है, ठीक है, कैसा फूड वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करेगा इनकम एंड सोशल स्टेटस, ठीक है। अगर हम तीसरे फैक्टर पर आते हैं तो वो है पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस, मतलब खुद वो कैसी हेल्थ प्रैक्टिसेस करता है। वो स्मोकिंग करता है तो उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, वो जिम में जाता है तो क्या होगा, तो अच्छी बात है, ठीक है, एक्सरसाइज हो जाएगी उसकी बॉडी की, ठीक है। तो पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस भी एक फैक्टर है विच अफेक्ट्स हेल्थ। जेंडर, तो जेंडर कैसे हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो अगर हम मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है, मेल वर्सेस फीमेल, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सोसाइटी में, मतलब फीमेल्स के रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि फीमेल्स को मतलब फीमेल्स ज़्यादातर शेयर नहीं कर पाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच फीमेल्स आर नॉट एबल टू शेयर विथ अदर्स, ठीक है। तो जेंडर भी रोल करता है क्या, मतलब हेल्थ को डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो जेंडर का भी एक अपना रोल है, ठीक है, इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद है फिजिकल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किस पे, हेल्थ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, उस बंदे की या उस इंसान की एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर वो किसी कोल माइन पे काम करता है, ठीक है, तो उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसी तरीके से अगर ये किसी अच्छे सेक्टर में काम करता है, कोई सिविल जॉब करता है, दूसरा काम करता है, तो वैसे ही उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस आल्सो डिटरमाइन हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे विच अफेक्ट आवर हेल्थ, ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हमारा क्या है, SDG 3, ठीक है। आई होप सबको पता, सबने ये टर्म सुनी होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ठीक है। ये एक ऐसे गोल्स हैं जो किसने मतलब ये किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गोल्स असाइन किए हैं तो इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जो कि उनको पूरे करने हैं अप टू 2030, ठीक है। कुल कितने SDGs हैं, 17 SDGs, ठीक है। उन 17 SDGs में जो है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, ठीक है, क्या है उनमें,
उनमें जो SDG 3 है दैट इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। क्या है रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है, वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है 1 of the 17 SDGs established by UN in 2015। कब किए थे ये यूनाइटेड नेशंस ने असाइन अपने मेंबर कंट्रीज को, इन 2015, ठीक है। उनमें जो SDG 3 है, कौन सा SDG 3 दैट इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये भी आपको याद रखना है। मतलब जो कि यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स हैं उनको एश्योर करना है कि उनकी अपनी कंट्रीज में, उनकी अपनी स्टेट्स में गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग प्रमोट हो जाए, ठीक है। उसके लिए उनको SDG 3 पे बहुत सारा काम करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो चलिए आगे आगे हम एक टर्म देख लेते हैं, हाइजीन, ठीक है। तो इस हाइजीन टर्म को भी देख लेते हैं कि हाइजीन का मतलब क्या है। तो इसकी भी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय WHO, ठीक है। तो हाइजीन रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ। तो ऐसी कंडीशंस और प्रैक्टिसेस जो हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, अपना हेल्थ मेंटेन करने में, ठीक है, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, और किस में हेल्प करता है, डिजीजेस की स्प्रेड को रोकने में, ठीक है। अगर हम उसके लिए कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइजीन, ठीक है। गुड हाइजीन इज एसेंशियल एंड क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जो गुड हाइजीन है, क्या है गुड हाइजीन, ये किसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी एश्योरेंस को आप ऐसे समझ लीजिए, जब कोई इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी कोई फूड इंडस्ट्री है, क्या है फूड इंडस्ट्री, तो ये जब भी कोई अपना प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, तो इसको एश्योर करना होता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इट इज सेफ विद रिगार्ड टू इट्स कंजप्शन। पहले किसके लिए सेफ है, कंजप्शन पर्पस के लिए, ठीक है। और इसका जो डिस्पोजल होना है लास्ट में, इसके पैकेट्स का या बाकी चीज़ों का, वो भी सेफ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो किस चीज़ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गुड हाइजीन, क्वालिटी एश्योरेंस का। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। मतलब हाइजीन में ये सारी प्रैक्टिसेस और क्या आती हैं, कंडीशंस, एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमें हमारा हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइजीन, ठीक है। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ हाइजीन देख लेते हैं, उसमें दो टाइप्स मेन है, एक है पर्सनल हाइजीन और दूसरा है कम्युनिटी हाइजीन या सोशल हाइजीन, ठीक है। तो चलिए इन दो टर्म्स में हम फर्क देख लेते हैं, ठीक है। क्या है पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन में फ़र्क। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन पे नज़र डालेंगे, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय पर्सन टू केयर फॉर हिज बॉडी हेल्थ एंड वेल बीइंग थ्रू क्लीनलीनेस एंड अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर कोई इंसान खुद के लिए ऐसे काम करे या ऐसे काम करे जो उसकी खुद की सेहत के लिए अच्छे हों, खुद की वेल बीइंग के लिए अच्छे हों, तो वैसी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे पर्सनल हाइजीन, ठीक है। प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, एक्सरसाइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर कोई बंदा करेगा खुद के लिए तो क्या है, उसकी सेहत के लिए बहुत मतलब अच्छा है, ठीक है। तो ये सारा किस में आता है, पर्सनल हाइजीन में, ठीक है। और दूसरा अगर हम देख लेंगे यूजिंग सैनिटाइजर्स, अगर हम क्या देखेंगे सैनिटाइजर कोई यूज़ करता है तो वो भी किस में आता है, पर्सनल हाइजीन पे। मतलब मैंने कोई ऐसा काम किया जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके फ़ौरन बाद क्या किया, अपना हैंड वॉश किया और फिर सैनिटाइज़र अप्लाई किया, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, आई परफॉर्मड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। क्या मैंने किया, परफॉर्म पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो चलिए सैनिटाइजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन नहीं है, यह है सैनिटाइजर, ठीक है। सैनिटाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड यूज्ड टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड यूज करते हैं जिससे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कौन से, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिवेट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, कंप्लीटली उनकी डेथ हो जाए, तो वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सैनिटाइजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है हैंड सैनिटाइजर्स, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर्स का एक दूसरा नाम है हैंड रब, ठीक है। हैंड रब्स को हम दूसरा नाम हैंड सैनिटाइजर्स भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है सारा,
इट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर जो है ये इधर फोम जल की सूरत में आ सकता है या लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, फोम जल मतलब सेमी सॉलिड ये आ सकता है या लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कैन बी अल्कोहल बेस्ड, या तो ये क्या हो सकता है अल्कोहल बेस्ड, मतलब इसमें अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, या अल्कोहल फ्री भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्री ऑफ अल्कोहल। अगर फ्री ऑफ अल्कोहल होगा तब उसमें होगा ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनाइज्ड एसिड यहाँ पर लिखा है, ये नहीं है, इट इज ऑर्गेनिक एसिड बेस्ड। ठीक है, इट इज ऑर्गेनिक एसिड। अगर अल्कोहल नहीं होगा तब उसमें होगा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बेस्ड। ठीक है, तो सैनिटाइजर्स की हमारे पास यूजुअली दो कैटेगरीज है, एक है अल्कोहल बेस्ड और दूसरा है अल्कोहल फ्री और ऑर्गेनिक एसिड बेस्ड। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो दो कैटेगरीज है हैंड सैनिटाइजर्स की। अगर आप अल्कोहल बेस्ड देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स देखोगे उनमें क्या होता है 60 to 80% क्या होता है इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और एन प्रोपेनॉल। ठीक है, ये तीन कंपाउंड्स हो सकते हैं उसमें। कौन कौन, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, ये तीन कंपाउंड, उसमें कितनी कंसंट्रेशन होगी 60 to 90%, मतलब अगर 60 ml अल्कोहल होगा तो 40 होगा दूसरा कोई कंपाउंड। ठीक है, या वाटर होगा। ऐसे ही अगर 90 होगा एक का तो 10 होगा दूसरे किसी कंपाउंड का। ठीक है, तो यही मतलब इसका 60 to 90% उसमें क्या होता है इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और एन प्रोपेनॉल। इन तीन अल्कोहल्स के आपको नाम याद रखने हैं। दीज 3 अल्कोहल्स आर वाइडली यूज्ड इन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स। ठीक है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स, मतलब ये जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स है दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं जो कि बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं टू सेव गार्ड देमसेल्व्स। ठीक है, तो स्पोर्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। कौन इफेक्टिव नहीं होते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स। ठीक है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आर फ्लेमेबल, मतलब जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं दे कैन कैच फायर, क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं फायर, इसलिए आपको खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि दे आर फ्लेमेबल। सैनिटाइजर्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ क्लोरीन, क्या ये यूज कर सकते हैं, मेक यूज ऑफ क्लोरीन और डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिटाइजर्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो सैनिटाइजर्स यूज कर सकते हैं क्लोरीन को भी एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, किसकी फॉर्म में, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में या क्लोरीन को यूज कर सकते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर हम पानी में भी डालते हैं। ठीक है, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड केमिकल फार्मूला है इसकी CaOCl होल ट्वाइस। ठीक है, OCl होल ट्वाइस। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है किसकी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की है, ब्लीचिंग पाउडर भी, ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, किस में हम यूज करते हैं ये सैनिटाइजर्स में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा कम्युनिटी हाइजीन। दूसरा क्या है, कम्युनिटी हाइजीन और सोशल हाइजीन। इसमें आता है डोमेस्टिक हाइजीन एक, दूसरा आता है इसमें एनवायरमेंटल हाइजीन, मेडिकल हाइजीन और लॉन्ड्री हाइजीन। ठीक है, अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस ऐसी करेंगे जिससे हाइजीन मेंटेन रहे, या ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे हमारा माहौल साफ रहे। ठीक है, या ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे हमारा जो मेडिकल का वेस्ट होता है उनका मतलब क्या, उनकी वजह से इन्फेक्शन ना फैले, तो वैसी प्रैक्टिसेस सारी किस में आती हैं, कम्युनिटी हाइजीन में या सोशल हाइजीन में। ठीक है, तो आई होप आपको हाइजीन और उसके टाइप्स में डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट आपके लिए मेंशन किया है कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं।
अगर हम देख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या फ़र्क है, तो डिसइंफेक्टेंट ऐसा केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ यूज्ड टू किल जर्म्स ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस। अगर हम नॉन लिविंग सरफेसेस पे क्या करेंगे, जर्म्स को किल करेंगे, तो उसके लिए जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। लाइक आपको टेबल पर आपने कोई केमिकल लगाया या चेयर पे लगाया, ठीक है, या दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स पे आपने कोई भी केमिकल सब्सटेंस लगाया टू किल जर्म्स, तो वैसा केमिकल सब्सटेंस कहलाएगा डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे एंटीसेप्टिक, क्या देखोगे एंटीसेप्टिक, तो यूज टू किल जर्म्स ऑन लिविंग टिश्यू सच एज स्किन। अगर हम स्किन पे अप्लाई करेंगे या किसी और लिविंग टिश्यू पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस डालेंगे, हमारा पर्पस डालने का ये होगा कि उससे जर्म्स, जो हार्मफुल जर्म्स हैं या पैथोजेनस हैं, वो किल हो जाए उससे, तो वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस किस किस के दरमियान, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के दरमियान, ठीक है। तो चलिए आगे आगे देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Chlorine is also the most commonly used disinfectant for drinking water throughout the world। जो क्लोरीन है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। मैंने अभी भी बताया आपको, ये हम पानी में भी डालते हैं, ठीक है, जहाँ ये हम वहाँ पर डालते हैं जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, जहाँ पर सोर्स होता है और जहाँ से हम मतलब वाटर पाइपलाइन्स के जरिए से दूसरी जगह भेजते हैं, वहाँ पर ये डाला जाता है। क्या डाला जाता है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किसकी फॉर्म है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म है, CaOCl होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यही डालते हैं हम एज डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, वी शुड नॉट वाइप ऑफ द हैंड सैनिटाइजर बिफोर इट हैज़ ड्राइड, ठीक है, फिर ये काम नहीं करेगा। जब तक न पूरा सैनिटाइजर जब आप अपने हाथों पे या किसी और पार्ट पे लगाओगे, जब तक न वो पूरा खुश्क हो जाएगा, तब तक आप उसको क्या वाइप ऑफ नहीं करोगे, ठीक है, फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आता है SOPs में, ठीक है। आगे हम जब कोविड-19 पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं ये फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर हम देख लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा पहले हेल्थ की डेफिनेशन, क्या पढ़ा हमने, हेल्थ की डेफिनेशन को, जो कि किसने दी थी, WHO ने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि WHO का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो कि हेल्थ को रिकॉग्नाइज करता है एज फंडामेंटल राइट टू हेल्थ को रिकॉग्नाइज करता है एज फंडामेंटल राइट। उसके बाद हमने UDHR के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उसका भी आर्टिकल जो 25 है वो भी रिकॉग्नाइज करता है राइट टू हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख लोगे, उसके बाद हमने पढ़ा था WHO के बारे में, ठीक है, हमने इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा और उसके हेड क्वार्टर्स देख लिए और उसका रोल देख लिया। मैंने आपको बताया था कि कब बनी थी WHO, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को बनी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। उसके बाद हमने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पढ़ा, ठीक है, उसके रिलेटेड। उसके बाद हमने एपिडेमिक और पेंडेमिक के दरमियान क्या देखी, डिफरेंस देखी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा हाइजीन, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं पे, ठीक है। आज की लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। आई होप आप सब ने याद रख ली होगी और अपने नोट्स में मेंशन किया होगा इनको, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।